घबराहट। तो इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर पॉइंट्स करके बताई गई है कि इतना कम समय में कैसे होगा, ये भावना हमारे माइंड में शुरू हो जाती है। अब एग्ज़ाम कुछ ही समय या कुछ ही माह बाकी है, तो अब लगने लगता है कि इतना कम समय में कैसे होगा, और हमारे अंदर ये विचार जब चले जाते हैं तो अब हमारी जो ये सोचने की मानसिक जो क्षमता होती है उस पर प्रेशर होने लगता है, यानी दबाव धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। और इस तरीक़ा से जैसे ही हमारे दिमाग पर दबाव बढ़ते हैं तो भाई अब दिमाग जो है अपना काम करने की जो प्रोसेस होता है वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक करने लगता है, मतलब यूँ कहे तो कन्फ्यूजी आ जाता है। तो कन्फ्यूजन में अब क्या करेगा भाई, अब हमारे अंदर होने लगेंगी घबराहट, यानी कि इस घबराहट के कारण अब पढ़ाई पर फोकस भी नहीं होगा। सबसे शुरुआत कहाँ से हुआ, तो ये हमारे सोचने की क्षमता से, और क्षमता हमारा क्या सोच रहा है भाई कि इतना कम समय में कैसे होगा, और ये जैसे ही हमारे माइंड में विचार गया तो यहाँ से शुरू हो गई क्या, नकारात्मक विचारें, और साथ में हमारे शरीर में घबराहट भी होने लगे, और इस तरह से हमारी पढ़ाई पर फोकस भी नहीं हो पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं ज़रूर फेस करने को हमारे जीवन में आ रहे होंगे ये समस्या। साथ में ऐसे ही समस्याएं और भी हमारे सामने हैं, जो कि ये तो भाई कहना ही क्या है, ये तो पूरा शोर मचा रखा है। ये तो वही है जो हर बार सुनने को मिलता है क्लास में। कई बार हम जब पढ़ाते हैं ऑफलाइन के क्लासों में, तो कई बार लोग बोलते हैं कि सर ये भूलने वाली पता ही नहीं चलता है, पढ़ा हुआ चीज़ भूल जाते हैं। जब आप पूछते हैं खड़ा करके तो उस टाइम भी भूल जाते हैं, जबकि याद रहता है तो भी भूल जाते हैं। तो भाई हमारा जो दिमाग होता है ना, ये याद करने और भूलने दोनों की क्षमता रखता है, और ये दुख का कारण नहीं है कि अगर हमारा दिमाग भूलता है तो इसे दुख नहीं कहा जा सकता। इसे अगर भूलने की क्षमता न दी गई होती ना, तो हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि अगर उसे हम नहीं भूलें तो हमारा मस्तिष्क उसको सोच सोच कर जो है ना, हमारे शरीर के साथ साथ ये खुद भी पागल की अवस्था में पहुंचा देता है। समझ रहे हैं क्या? तो ये अब यहाँ पर भूलने की समस्या, वो तो हमारे दैनिक जीवन की घटना वाली समस्या थी। तो सर ये पढ़ाई वाला भूलना ये तो ठीक है क्या? तो नहीं भाई, ये हमारे दिमाग का एक कहानी है। इसमें हम लोग कहते क्या है, प्रैक्टिस यानी अभ्यास। तो हम निदान वाले समय में जो निदान वाले वीडियो बनाएंगे उस पर काफ़ी खुलकर इस पर बात करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस समस्या में, ये समस्या से पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा ये क्या कहानी है, तो ये कह रहा है कि पहले पढ़ा हुआ जो है ना याद नहीं रहता। पहले की पढ़ाई जो हो ही रहती है वो तो पहले वही गायब है, वर्तमान को तो छोड़ दो, पिछला सप्ताह महीना या 2-4 दिन की भी पढ़ाई ना, एग्जाम टाइम तो कल का क्या पढ़े थे इहो दिमाग कन्फ्यूजिया देता है, ध्यान रखिएगा। और साथ में ये रिवीजन की कमी से आत्मविश्वास हमारे घटने लगते हैं। जब भूलने की कहानी शुरू हो जाती है ना, तो इसमें क्या होता है भाई, ये शुरुआत कहाँ से हो रही है, रिवीजन की कमी से। ध्यान रखना है कि जो भूलने की हमारी ये समस्याएं आ रही हैं, ये कहाँ से आ रही है, ये रिवीजन की कमी हो रही है। मतलब वहाँ से हमारा आत्मविश्वास ये घटना शुरू हो जा रहा है, खुद के जो हम लोग विश्वास रखते हैं अपना, वो घटना शुरू हो जाता है। तो जब वो घटेगा भाई तो भूलने की समस्याएं बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी यहाँ भी एक फिजिक्स का नियम लग रहा है, आत्मविश्वास का घटना, भूलने की क्षमता बढ़ना, यानी ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जा रहे हैं। समझ में आ रही है क्या? ये एक फिजिक्स का फार्मूला बन गया नहीं। ये देखिए आज के ज़माने में तो इसका क्या कहना, ये तो गली गली शोर मचा रखा है, घर घर शोर मचा रखा है। क्या छोटे बच्चे, क्या बड़े विद्यार्थी, इन सब लोगों को ये तो भाई छोड़ने वाला नहीं है। आज की इस दुनिया में इस समस्या से देख रहे हैं ना, ये हमारे महान जी लोग अपने अपने हाथों में सेलफोन लिए हुए कितना मस्त अपने काम में बिजी हैं। तो ध्यान रखिए ये क्या कह रहा है, एकाग्रता की कमी। किसकी कमी? एकाग्रता मतलब नहीं बोलते हैं कि केंद्रित नहीं है भाई, तुम अपने काम में जो है ना केंद्रित नहीं हो, फोकसित नहीं हो। तो भाई साहब इसके पीछे क्या वजह हुआ,
कि हम केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे ही पढ़ने बैठते हैं तो भाई ध्यान जल्दी भटक जाता है। हम लोग पढ़ने बैठे, क्या थोड़ा से कहीं से आवाज़ आई, तुरंत उधर ध्यान चला गया। आप जानते हैं कि ध्यान और ज्ञान, जहाँ ध्यान जाता है वहीं ज्ञान उत्पन्न होती है। मतलब जहाँ से हमारा ध्यान की कहानी शुरू होती है वहाँ हम ऊर्जा देते हैं। ध्यान जहाँ रहता है ना, वहाँ हमारी ऊर्जाएं बहती हैं। तो जिसमें ध्यान की कमी है उसकी ज्ञान की भी कमी होगी। जिसका ध्यान फोकसित है, आपने सुना भी होगा कि जो विद्यार्थी होते हैं उनके जीवन में एक गुण रखी जाती है ना, बको ध्यानम। मतलब क्या, वो पक्षी जो बगुला कहते हैं, जब वो मछली को पकड़ने के लिए तैयार होता है ना, तो ऐसे फोकसित होता है ना कि अपने आसपास के वातावरण में क्या हो रहा है उसको खबर नहीं रहता है। मतलब इतना केंद्रित हो जाता है। लेकिन हमारे जीवन में ये थोड़ी से भी कहीं से टोन बच गया। हम लोग कई बार देखते हैं कि ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं, सभी लोग पढ़ने पे लगे हुए हैं, अतले कहीं से थोड़ा सा एगो सॉन्ग बच गया, सब लोग का ध्यान उधर भंग। कहीं कोई क्लास में लड़का एंट्री मारा तो वो भी भंग हो जाएगा। मतलब कि हमारे ध्यान की इतनी कहानी छोटी हो चुकी है ना कि जो मन सो आके भंग कर दे रहा है। और उसमें आज के ज़माने में ये सोशल मीडिया, मोबाइल या अन्य चीज़ों पर समय खराब होने की तो लत ही लग गई है। ये ध्यान रखना है कि इन चीज़ों का लत लग जाना मतलब आबादी भी दिला सकती है, बर्बादी भी दिला सकती है। अगर किसी का सोशल मीडिया या मोबाइल में ऐसा कार्य हो रहे हैं जहां से उसके प्रॉफिट हो रहे हैं, वो अपने जीवन में काफ़ी आगे स्किल सीख रहा है, तो ये तो फायदेमंद वाली हुई। और बिना काम का टाइम चला जाए, ये शॉर्ट्स देखने में जो टाइम चल जा रहा है, जो रील्स देखने में चल जा रहा है, ये तो भाई किसी को छोड़ने वाला है नहीं। आप सभी तो इससे परिचित ही होंगे, बिल्कुल ना। तो ये क्या कह रहा है भाई, एकाग्रता की कमी एग्जाम में तो जान पे करते हैं इसका कितना भूमिका रहता है ना। तो ये रही समस्या एक उनमें से। और चलते हैं अगला समस्या के तरफ, उसको भी देखते हैं। और ये देखिए हमारे कोई महान जी थक चुकी हैं पढ़ते पढ़ते, ऐसे लग रहा है कि वाह छोड़ेंगे नहीं, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इनका ध्यान ऐसा है। ये क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर अत्यधिक थकान और आलस, ये भी हमारे एग्ज़ाम टाइम जो आने लगते हैं तो ये शुरू हो जाता है। आलस की तो बात ही क्या है, थकान, एकदम शरीर लगता है कि थके हुए हैं, कितना हमें नींद आ रहा है। जब एग्ज़ाम 1-2 माह रहता है ना, या कुछ ही दिन पहले, लगता है कितना हमको नींद आ रहा है, आलस टाइप के लग रहे हैं, कुछ करने का मन नहीं करता है, शरीर भी एकदम थका थका सा लगता है। ऐसे तो लगता था कि भाई खेत में हम लोग आए हैं काम धाम करके, ऐसा महसूस होता है, जबकि कुछ काम नहीं किए हैं। ये क्या हो गया सर? इसमें देखिए क्या करें, लगातार पढ़ाई के दबाव से थकान आती है। कभी कभी हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं तो भूत वाला पढ़ाई करने लगते हैं, ले दे दनादन मारे 2-4 घंटा एकदम दबा के पढ़ाई में। तो महान जी ऐसे पढ़ना और फिर कुछ दिन तक एकदम गायब ही रह जाना कोई काम का नहीं है। बूंद बूंद ही सही तालाब भरता है, तो उसी के ताकत से फसल की उपज जो होती है ना, वो बारिश की बूंद बूंद में ही अच्छी उपज होती है। बाढ़ जो होता है ना, वो तबाही का एक परिचय देता है। तो इसीलिए हमें लगातार पढ़ाई में से ये तो दबाव, थकान शुरू हो जाएगी। नींद का सही रूटीन नहीं, ये तो बिगड़ जाता है भाई। आजकल के समय में आप देख ही रहे हैं, कब आप सोते हैं इसका कोई लिमिट नहीं है। टाइम टेबल जिसका होगा वो तो भाई साहब उनको पता है कि हमको रात को 11 बजे सोना है, चाहे 10 बजे सोना है या 12 बजे सोना है, उस टाइम पे हम ज़बरदस्ती जाके सोएंगे, भले नींद आए चाहे नहीं, आँख मूंद के झूठों के एक्टिंग करेंगे। लेकिन हमारे समय में क्या हो चुका है, जब मन में आए तो सोएंगे, जब मन में आए तो जगेंगे। तो ये क्या है, ये कोई रूटीन नहीं है, ये सब बिगड़ चुका है। इसके वजह से हमारे अत्यधिक थकान और आलस आ रहे हैं। जो अपने सोने का, नींद लेने का एक रूटीन बनाए रखेगा। अब मेरा ही रूटीन क्या है, रात को कम से कम 11 बजते बजते अब हमारा शरीर कहता है कि भाई अब रेस्ट ले लो। सुबह 6 बजने से पहले ही जग जाना होगा, क्योंकि 6 बजे क्लास होते हैं हमको, तो भाई तैयारी तो करना ही है।
इस तरीक़ा से हम लोग का एक रूटीन बन गया है। तो इस रूटीन से शरीर हम लोग का उसमें फिट हो गया। अब जो ऐसे मन वैसे सोए, जब मन तब जगे, तो गया, कहानी ख़त्म हो जाएगा। ये वाला समस्या हमको भी समझ रहे हैं ना। तो इस तरीक़ा से आपने ये समस्या देखा। और अगला जो सबका रामबाण उपाय यही है, सभी समस्याओं का जड़ भी यही है। इसी को अगर ठीक किया जाए ना तो 80% समस्याएं सुलझ जाएगी। इसको क्या कहते हैं? आत्मविश्वास। विश्वास में इतनी ताकत होती है ना, विश्वास में इतनी ताकत होती है ना कि ये बड़े से बड़े पहाड़ को भी हिला सकता है, जिसका परिचय आपने जानते ही होंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मांझी द माउंटेन मैन। तो विश्वास जिसका कम हो गया खुद का, तो वो कहलाया आत्मविश्वास। और जब इसकी कमी हो जाती है ना तो व्यक्ति कुछ भी करने से पहले वहाँ नकारात्मक भावना ही उसे दिखती है। अब उसको लगने लगता है कि हमसे नहीं होगा, तो अब उसके पास बहानाएं शुरू हो जाती है। और क्या क्या बहाना निकल के आती है? सबसे अच्छा और फेमस ये बहाना है, पढ़ाई ठीक से नहीं हुई तो अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा। ये रट्टा मार देंगे, इस फार्मूला का जगह जगह पे लिख देंगे कि अब कुछ नहीं होगा मेरा, अब पढ़ाई ही सही से नहीं हुई तो अब क्या करेंगे हम। फलानवा तो इतना पढ़ा है कि वो ऐसे लग रहा है जैसे कि परीक्षा का नंबर 1 विद्यार्थी होगा। तो इस तरह की जैसी नकारात्मक जो सोच है, जो भावनाएं हैं, वो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। वो हीरो बन जाएगा और हम लोग का कहानी ख़त्म होने लगेंगे। साथ में कुछ ऐसा, परीक्षा मेरा सही से नहीं जाएगा, अब वो बार बार उसके मन में ऐसी नकारात्मक भाव आने लगेंगे। चेहरे का भाव बिगड़ जाएगा, रोने जैसा चेहरा बना लेगा एकदम। और किसी ना किसी से कहता रहेगा, मन में भी जपता रहेगा कि अब मेरा कुछ नहीं होगा। तेरा क्या हाल होगा कालिया, तूने तो तैयारी भी नहीं किया। तो भैया ये रहा आत्मविश्वास की कमी। और जिसमें आत्मविश्वास की कमी है, ऊपर के सारे समस्याएं उसको बुलाएंगे कि वेलकम वेलकम स्टूडेंट, आ जाओ, हम तुम्हारे लिए हाजिर हैं। वो सारी समस्याएं उसको बैठा करके नाश्ता पानी कराएंगी। तो देखिए आप लोग ये समस्याएं को। और अब हम अगला जो इस पर वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग निदान पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना रिप्लाई दीजिएगा कि क्या आपके जीवन में जब एग्ज़ाम नज़दीक होते हैं या कुछ ही माह होता है, तो क्या ऐसी समस्याएं से आप गुजरे हैं? जो भाई लोग, जो बहन लोग या महान लोग, कोई भी व्यक्ति हो, ये ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम के लिए ही है, किसी और भी लक्ष्य के लिए भी हो सकता है। तो उनके जीवन में अगर ऐसी समस्याएं आई होंगी तो ज़रूर कमेंट करेंगे। यानी 2-4 माह हमारा एग्ज़ाम रहता है, तो उस टाइम कोशिश करें कि हम लोग रिवीजन, और कहा भी जाता है कि रिवीजन में ही डिवीज़न है, मतलब जो जितना अच्छा रिवीजन करता है उसका डिवीज़न उतना ही बढ़िया आता है, ये कहने का मतलब था। और देखिए, सीखने से ज़्यादा याद रखने पर ध्यान देना होगा। जब हमारे एग्ज़ाम नज़दीक आने लगते हैं तो हमें कोशिश करना होगा कि हम नए टॉपिक पर कम फोकस करें, जो पहले से पढ़ गए हैं ना उसको ज़्यादा याद रखें। कहने का मतलब कि जो हमारे पास है अगर उसको ध्यान न दें तो वो भी हमारा खो जाएगा उस दूसरे क्वेश्चन के चक्कर में। तो यहाँ पर ये कही जा रही है कि सीखने से ज़्यादा अब नया पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना भाई, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे ही नज़दीक आते हैं तो दिमाग पे प्रेशर बढ़ने लगता है, नए टॉपिक समझ ही नहीं आते जल्दी। तो इसीलिए उस टाइम नए टॉपिक सीखने से ज़्यादा हम क्या करें, याद रखने पर ध्यान दें। अब याद सर कैसे किया जाए, यही तो सबसे मेन समस्या है ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है कि बार बार लिख कर अगर हम अभ्यास करेंगे ना तभी हम याद कर पाएंगे। यानी लिखने के प्रैक्टिस से ही हमारा कुछ बातें क्लियर भी हो जाती है और साथ में अंदर से ये विश्वास भी होने लगता है कि नहीं, ये चीज़ें हमको अब समझ में आ रही है। तो यहाँ ध्यान रखना था कि हम सीखने से ज़्यादा याद रखने पर फोकस करेंगे और लिखने का ये अभ्यास जारी रखेंगे। हमने बहुत से ऐसे जो टॉपर स्टूडेंट हुए उनका इंटरव्यू देखे हैं तो वो इसका जिक्र ज़रूर किए हैं कि हमने लिख कर चीज़ों को याद किया। ऐसे हम लोग करते क्या है कि फेयर ले लेंगे, सर जी जो पढ़ाए हैं उसको देखेंगे ये तो यादें है,
और जैसे ही फिर ज़रूरत पड़ती है लिखने टाइम तो वही बात भूल भी जाते हैं, या क्लास में कभी बताना होता है तो फिर माइंड से उतर जाता है। अगर वो लिख कर याद किए रहेंगे तो ज़्यादा समय तक टिका रहेगा दिमाग में, ठीक है ना। साथ में करें कि जब एग्ज़ाम नज़दीक हो रहा है तो भाई रिवीजन पर ही अधिक ध्यान देना है, वही टॉपिक, वही जो नए टॉपिक है उस पर हम कम ध्यान दें। मान लीजिए कि हमारा एग्ज़ाम अगर 3 माह है तो कोशिश करेंगे कि इसमें हम 70% याद रखने पर ध्यान दें और 30% लगभग क्या, इसे हम नए टॉपिक सीखने पर। एक रेशियो बना लीजिए, जब एग्ज़ाम हमारा नज़दीक आ रहा है तो 70 से 80% खूब याद रखें और जितना हो सके कम से कम में 20% 70% क्या करें, नया टॉपिक पर टाइम दे सकें। तो ये रहा पहला हमारा जो रिवीजन पर फोकस करने की बात कह रही थी, है ना। अगला हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और ये देखिए, ये तो आजकल एक विद्यार्थियों में भ्रम फैला सा रह रहा है। वो तैयारी तो कर रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किसी किसी विद्यार्थी को पता ही नहीं है कि हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, हम जिस जंग को लड़ने जा रहे हैं उस जंग का नियम कानून क्या है, यही नहीं पता है। मानते हैं कि हमारा एग्ज़ाम अपने आप में एक जंग की तरह है और लड़ने वाले आप खुद हैं। तो लड़ने के लिए आपके पास ये दिमाग और आपके ये कलम जो आपका वेपन्स हथियार है, तो भाई वहाँ लड़ने जाएंगे और वहाँ के जो दुश्मन हैं, जो विषय हैं आपके, जो आपको बुला रहे हैं कि आओ आओ लड़ने के लिए, तो भैया उनकी रणनीति नहीं जानेंगे तो फिर वहाँ पर हार जाएंगे ना। इसका मतलब कि यहाँ पैटर्न की जो परीक्षा पैटर्न की ये समझ रखनी होगी, मतलब जाननी होगी कि कौन कौन से हमारे पेपर होते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं, कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट हैं, कौन सब्जेक्ट से लगभग कितना मार्क का ये पूछ रहा है। ये सारा जानकारी 5 नंबरिया क्वेश्चन किससे है, क्या 6 नंबर के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या 3 नंबर के भी आते हैं, ये तमाम बातें अपनी जानकारी रखनी होती है। और इसकी जानकारी मिलेगी कहाँ से, तो ये पिछले वर्षों के जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं ना, उनके प्रश्नों को अगर हम हल करने लगें, उनको देखने लगें, तो वहाँ से अनुमान मिलता है कि अच्छा इस तरीके का क्वेश्चन है ना, तब तो हमें काफ़ी सीख मिला, नहीं तो कन्फ्यूजन में हम थे। ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पिछले वर्षों के एग्ज़ाम हो गए हैं ना, उनके प्रश्न पत्र को कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें, यानी प्रैक्टिस करें। इससे हमारा क्या होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाएगा कि हमारा प्रैक्टिकल क्या है, हमारा थ्योरी लिखना कितना है, ये तमाम जानकारियाँ यहाँ से हमें समझ में आएगी। और इसकी जानकारी नहीं रहेगी ना तो आप अंधाधुंध पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि किस विषय में कितना हमको तैयारी करना चाहिए। समझ में आ रही है। साथ में मॉक टेस्ट देकर समय बांटने की आदत डाल लें। मॉक टेस्ट क्या होता है सर? ये एक एग्ज़ाम का 2 कॉपी होता है, मतलब एक फाइनल एग्ज़ाम के तरह ही आपको देखने को मिलेगा। बहुत से गेस्ट पेपर आते हैं, बहुत से एग्ज़ाम जब नज़दीक होता है तो बिहार बोर्ड भी अपना अप्लाई करता है कि ये पेपर है और विद्यार्थी लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। मतलब फाइनल एग्ज़ाम देने से पहले आप क्या करें, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, ये तमाम कहीं ना कहीं क्वेश्चन बैंक से आप क्वेश्चनों को अगर सोल्व करते हैं तो उसमें आपका मॉक टेस्ट क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। यानी मॉक टेस्ट का अर्थ क्या हुआ कि फाइनल के तरह ही वो उसका एक नकल होता है। आप उसको परीक्षा देकर अपना अंदर का एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं और तब जब फाइनल में पहुंचेंगे तो लगा कि वाह ऐसा तो हम करबे किए हैं। मतलब किसी बात को लिखना है तो एक बार उसको रफ पर लिखिए और एक बार उसी बात को फेयर पर लिखिए, तो आपको क्या होगा, रफ पर लिखते टाइम थोड़ा ज़्यादा आपको टेंशन नहीं रहेगा। हाँ, आपको ये लगे रफे पर लिख रहे हैं, लेकिन जब फेयर पर लिखते जाएंगे तो कहें कि हाँ थोड़ा सा मेरे को हैबिट हो गया है, अब जल्दी गलती नहीं करेंगे। तो ठीक यही बात मॉक टेस्ट के साथ लागू होती है। मतलब फाइनल देने से पहले आप एक बार अपना क्या उसकी नकल जैसा टेस्ट दे लेंगे तो आपको काफ़ी यहाँ से एक्सपीरियंस मिल जाएगी परीक्षा पैटर्न की। ठीक है ना। ये सारे विधि थी जिसमें हम आपको बताएं यहाँ पर।
एक देखिए एकाग्रता बढ़ाना, जो पिछले वाले वीडियो था जिसमें बताए थे कि एकाग्रता का कमी, हमारे आसपास इतना ऐसा माहौल बन चुका है कि हम लोग का ध्यान नहीं जा रहा है, हम लोग का माइंड इधर उधर घुमा दे रहा है, ये समस्या तो आ रही थी, है ना। तो उन समस्याओं से बचने के लिए ये टॉपिक हमारे सामने आ चुका है, जिसका नाम क्या है, एकाग्रता को बढ़ाने की बात हो रही है। वहाँ तो घटाने की बात हुई थी ना, यहाँ क्या होने वाली है, बढ़ाने की बात होने वाली है। और देखिए क्या कह रहा है, पढ़ाई के समय भाई ये जो उपकरण है ना, इस दुनिया का सबसे उपयोगी उपकरणों में से एक उपकरण का नाम ली जाए तो मोबाइल, और उसी के जैसा बहुत से ऐसे सोशल मीडिया हैं जो हमें परेशान कर रहे थे। उस पिछले वाले वीडियो की जो बात हम किए थे, तो देखिए आप भाई जब भी पढ़ाई करने बैठें तो आप थोड़ी सी इस बात पर ध्यान रखें कि ये जो मोबाइल है या और भी कोई सोशल मीडिया से संबंधित आपको परेशान करने वाला चीज़ें हैं, उस टाइम के लिए कहो कि देखो भाई हम तुम्हारा हाथ जोड़ रहे हैं कि तुम हमसे दूर रहो। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई ही करेंगे, देंगे समय तुमको भी। ऐसा नहीं कि हमारा और तुमसे नफरत है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के देंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली बंद तो नहीं कर सकते ना उसके साथ, क्योंकि आपकी दोस्ती है भाई। याद आने लगेगा, आपके अंदर तड़प होने लगेगी कि अरे मेरा सोशल मीडिया छूट जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन जब आप पढ़ने बैठे ना, तो उस टाइम उससे हथजोड़ी कर लें कि थोड़ा दूर उसको रहने दें। जब पढ़ लें तब जाकर कि आओ भाई अब बोलो, मतलब ये लोग यही लोग हैं ना। और पढ़ाई करें तो भूतों वाली पढ़ाई मत करें। एक भूतों वाली पढ़ाई होती है कि ये लगे हुए हैं गधा की तरह, एकदम ढो रहे हैं ईंटा, पता ही नहीं चल रहा है मैं किस गली जा रहा हूँ, अपना तो कोई ठिकाना ही नहीं है, लेकिन जा रहा हूँ भाई। तो भैया वैसे गली का क्या अर्थ हुआ, पता नहीं आप कहाँ पहुँचेंगे। तो पढ़ाई करने का भी कुछ टेक्निक होना चाहिए ना। कुछ टेक्निक में ये कह रहा है कि 40 से 50 मिनट पढ़ाई करिए, फिर 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, हो सके तो टहल लीजिए, पानी वानी पी लीजिए। ये बातें समझ में आ रही है क्या? भूतों वाली पढ़ाई नहीं कि लगातार पढ़ेंगे तो 5 घंटा और नहीं तो 5 दिन तक गायब। ये कौन सी पढ़ाई है भाई? यहाँ तो कहीं ना कहीं गोल लग जाएगा ना। इसीलिए ध्यान रखना है कि हम जब पढ़ें तो पढ़ाई के समय फोकसित हो जाएं, मतलब भुला जाए दुनिया जहान। आपने सुना भी है ना, बको ध्यानम, बकुला की तरह ध्यान देना एक विद्यार्थी का गुण है। लेकिन आजकल बको ध्यानम तो चेंज हो गया है बालकम ध्यानम पे। आज दूसरे बालक के बारे में, फलाना फलाना के बारे में सोच रहे हैं, उनका ध्यान उन्हीं के बारे में लगा हुआ है। तो महान जी वो ध्यान तो लगा हुआ है और पता चला कि वो कहीं और गया और आपका कहानी कहीं और चला जाएगा। तो इसीलिए आप बालकम ध्यानम पर न ध्यान दें, आप बको ध्यानम की बात सोचें, क्योंकि हमारे भारतीय धर्म ग्रंथ में ये बातें कोई छोटी मोटी नहीं लिखी गई। इसका मतलब बहुत ज़बरदस्त अर्थ हुआ ना। यानी एक बकुला जो होता है जब मछली को पकड़ना शुरू करता है ना, तो उसकी हर एक एक्टिविटी देखता है कि कैसे मछली किधर जा रही है, कब इसको चोंच मारेंगे। अब बकुला का ध्यान इतना फोकसित होता है कि दुनिया जहान में क्या हो रही है उसे खबर ही नहीं है, मतलब अपने आप को ऐसा केंद्रित कर लेता है। तो यूं ही गुण हमारे अंदर अगर हो कि जब हम पढ़ने बैठे, जैसे आप देखें भाई साहब को जब पढ़ने बैठे हैं, ये तो देख रहे हैं कितना केंद्रित हैं, डुबो लिए अपने आप को। तो ऐसा फोकसित होंगे तब ना हमारा दिमाग उस पर ध्यान देगा। समझ में आ रही है क्या? तो ये पढ़ाई के साथ कुछ ब्रेक लें। ये एक टेक्निक कहलाती है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक, आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी और मिल जाएगा। इस टेक्निक में ही बताई जाती है कि अपना काम के बाद थोड़ा सा रेस्ट, फिर काम, ये बांट लेना होता है। तो ऐसे आपको इच्छा है तो आप कर सकते हैं, 10 मिनट का भी या 15 मिनट का भी ब्रेक ले सकते हैं। तो ये रहा हमारा ये टॉपिक जो हमारी ध्यान को भंग कर रहा था। और ये मानसिक समस्या जो हमारा मेंटल, आपने पढ़ा होगा ना, अच्छा स्वास्थ्य किसे कहते हैं, तो उस परिभाषा में बताई गई थी। 9 क्लास में एक परिभाषा था कि अच्छा स्वास्थ्य, WHO ने एक परिभाषा दिया कि जब हमारा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम स्वतंत्र रहें, मतलब ठीक ठाक रहें,
शरीर के सारे अंग बढ़िया से काम करें, हमारे मन पर कोई दबाव ना हो, ना ही समाज का ना ही खुद का, तो उस टाइम हम कहलाएंगे क्या? अच्छा व्यक्ति, अच्छा स्वस्थ। लेकिन हमारा मानसिक ही बीमारी रह रही है। ये जरूरी ही नहीं है कि हमको बुखार, सर्दी, पेट दर्द, सिर में दर्द हो तो हम बीमार हैं, नहीं। मन पर दबाव भी एक बीमारी का ही प्रतीक है। तो इससे हम कैसे बच रहे हैं भाई, इसका ध्यान तो रखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण में से एक है भाई। क्योंकि मन, ये कह रहा है ना, मानसिक स्वास्थ्य कही जाती है कि एक अच्छे मन का विकास एक अच्छे शरीर का क्या है? प्रतीक दिखाता है। मतलब एक स्वस्थ शरीर ही रहेगा तब ही जाके एक स्वस्थ मन का भी तो विकास होगा। बात समझ में आ रही है क्या? ये बातें बाउंस कर गई होगी। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का विकास होता है। शरीर का कहानी गोल तो बेचारा मन का भी गोल। अगर कहीं मन का समस्या तो शरीर का, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे आँख और प्रकाश जुड़ा हुआ है, उसी तरह मन और शरीर जुड़ा हुआ है। शरीर को दिक्कत तो मन को दिक्कत, मन को दिक्कत तो शरीर को दिक्कत। तो पढ़ने के लिए तन और मन दोनों होना जरूरी है। ये नहीं कि तन आपका बैठा है पढ़ाई वाले जगह पर और मन आपका जो है कहीं दुकान पर, कि हो कितना मस्त ये खाना, कितना मस्त ये फास्ट फूड है, तो नहीं होगा पढ़ाई भाई। तन लेके बैठे हैं आप क्लासरूम में और ध्यान है आपका फील्ड में, तो कहाँ से आपका दिमाग काम करेगा? तो इसीलिए ये बातें कही जा रही है कि पहले तो आप नींद पर ध्यान दें। और जब नींद पे बात आती है तो अलग अलग लोग अपना विचार देते हैं कि इतना घंटा सोना चाहिए, इतना घंटा सोना चाहिए। भैया जितना हमको जानकारी है कि 6 से 7 घंटा एक विद्यार्थी को सोना उचित रहेगा। अब इसके बाद आपको कोई दूसरा सलाह दे रहे हैं तो आप उनके हिसाब से समझिए, ये हमको कुछ नहीं पता है। हम आज भी अपना नींद जो है इसी के अंतराल में लेते हैं। और जब पढ़ाई टाइम थे ना तो यही मेरा रूल था, 6 से 7 घंटा। उस टाइम 6 घंटा के आसपास सो लेते थे। अब तो थोड़ा सा बेसी भी हो जाता है, 7 या 6:30, वैसे ही करके इसी का अंतराल रहता है मेरा, ठीक है ना। और नकारात्मक लोगों और विचारों से दूरी बनाए रखें। ये तो भैया छोड़ने वाला नहीं है। संगति हमारे आसपास ऐसी हो जाती है ना कि हम चाह कर भी नहीं छोड़ा पाते हैं। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि आपको डरा देंगे, तुम्हारा ही तैयारी नहीं हुआ है, अरे बाप रे तुम्हारा क्या होगा एग्जाम में। टीचर भी आपको पढ़ता नहीं है, भूला जा रहा है, दुनिया जहान, और नकारात्मक हो जाएंगे। घर के आदमी अच्छा नहीं आया ना तो तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, बेचारा और परेशान। कोई समझता ही नहीं है अंदर क्या भावना चल रही है विद्यार्थी को। ये तो बाहरी के लोग पता नहीं, सब करेंगे तुमको ये करना है, वो करना है, और भैया मन में विचारें एकदम जा रही है। तो सबसे पहले उन लोगों से दूरी बनाइए जो आपको हीन भावना दिखा रहे हैं, आपको छोटा समझ रहे हैं। तो इस तरीक़ा से वैसे लोगों के सामने भैया सुनना ही नहीं कि उनकी बात। अगर आपको कोई नीचा दिखा रहा है, कोई ऐसे कहे तुम्हारा तैयारी नहीं हुआ है, अरे क्या होगा तुम्हारा, ये तो तुम्हारा विषय कमज़ोर है, इसमें फेल हो जाओगे, दुनिया जहान। अपने मेहनत में जब लगे हुए हैं तो नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देना है। ऐसे बहुत से दोस्त होते हैं कि आपको जानकर आपको नकारात्मक कर देंगे, आपके हाल को ख़राब करना चाहते हैं तो जान करके आपके साथ ऐसा मजाक कर देंगे और आप सीरियस हो जाएंगे। तो भैया सबसे ज़रूरी है कि नकारात्मक लोगों से कह दो टाटा बाय बाय, और मन में जो विचारें नकारात्मक आई तो मुस्कुराओ कि वाह क्या तुम गलत माइंड मेरे सलाह दे रहे हो, इसे रोको, इसे रखो अपने जगह पर, मैं ठीक हूँ। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो मन है ना, ये जो दिमाग है ना, ये मूर्ख इंसान है, ये कभी भी हम लोगों को उल्लू बना देता है। इसको हमें क्या करना होता है, अच्छे से समझाना होता है। एक मूवी था ना 3 इडियट, उस मूवी में कहता था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, मतलब सब बढ़िया होगा। वो जान रहा था कि हमारा दिमाग हमको उल्लू बनाता है, बार बार हम लोगों को गलत सलाह देता है, इसीलिए उसको सिखा रहा है कि नहीं तुम ठीक रहो। बताइए क्या अजीब तरह की घटना है ना। आगे हम पहुंचते हैं और ये हमारा सबसे अंतिम जो इस क्लास का क्या है, ये टॉपिक है। और ये सबका कहा जाए तो ये आधार, सारे के सारे लोग अगर पेड़ है ना तो ये जड़ है।
जितने भी हमने टॉपिक बताया अगर उसको पेड़ मान लिया जाए तो ये उसका जड़ है, और इसे हम बोलते हैं आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव। पता ना लोग इसे क्या क्या नाम देते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये टॉपिक कह रहा है कि आत्मविश्वास बनाए रखना, ये सबसे बड़ी बात होती है। आप देखिए, जब नकारात्मक स्थिति आती है तो ये वर्ड आप भूलना नहीं भाई। खुद से कहें मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मतलब आई कैन डू इट। इफ ही कैन डू तो आई कैन डू, अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये बार बार अपने माइंड में इसको एक मंत्र की तरह जप लीजिए। जब भी आपको लगे कि हमको हताश, निराश ये रास्ते में मिल रहे हैं, तो उसको सामने सीना चौड़ा करके बोलिए कि हेलो आई कैन डू इट। हम तो खुद ही बोलते हैं, हम भरे क्लास में बोलते हैं कि आई एम डायमंड, मैं खुद में एक हीरा हूँ। मतलब जब एक व्यक्ति अपने से ही प्रेम ना करे, अपने को ही रिस्पेक्ट ना दे, तो संसार को क्या रिस्पेक्ट देगा, संसार के बारे में क्या सोचेगा वो। तो पहले सेल्फ बारे में सोचिए ना, खुद के बारे में सोचिए, तब जाके आपका माइंड दूसरे के बारे में अच्छा सलाह देगा। छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करके खुद को इनाम दें, अपने आप पर बांध कि आज ना अगर 1 घंटा पढ़ लिए ना तो खर्चा करेंगे, पार्टी होगी। समझ में आ रही है क्या? कभी कभी आप अपने माइंड को उल्लू बनाने के लिए ये टेक्निक लगा सकते हैं। मन कर रहा है ना कि आज नहीं पढ़ने को, कहेंगे देखो भाई, अपने से कहना है देखो भाई अगर पढ़ लेगा ना 1 घंटा तो तुमको हम ये खिलाएंगे, खर्चा कराएंगे। तो अब देखिए आपका दिमाग कहेगा ना ना पढ़ना है भाई, एक तो इधर पार्टी मिलने वाली है, खुद से पार्टी मिलने वाली है। और तब देखिए छोटे छोटे जब इनाम मिलेंगे ना तो कहेंगे वाह, क्योंकि इनाम मिलने पर क्या होता है, हमारे शरीर में एक हार्मोन रिलीज होता है, डोपामिन। डोपामिन ये केमिकल है, इस केमिकल से हमें खुशी मिलती है, हैप्पीनेस होती है, और हमारा शरीर पुनः कार्य करने के लिए एक्टिव हो जाता है, विश्वास बढ़ जाती है। तो ये ध्यान रखना है, हम अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करके खुद को इनाम दें, है ना। और साथ में सफलता की तो ये तो सबसे जो है ना, ये अलग बातें हैं। ये बातें तो थोड़ा सा मजाक जैसा लगेगा, क्योंकि ये बातें छोटे मोटे व्यक्ति की सोच से ये परे है, मतलब ऊपर है। ये सफलता की कल्पना करें, जैसे परीक्षा में अच्छे अंक ला रहे हैं, मतलब इमेजिनेशन। इस दुनिया में एक ताकत होती है जो दिखती तो नहीं है लेकिन दिखा बहुत कुछ देती है, उसे कहते हैं इमेजिनेशन, कल्पना करना। जो चीज़ न हो उसके बारे में भी कल्पना कर लेना, इसी को हम लोग बोलते हैं इमेजिनेशन। अभी आपने परीक्षा दिया नहीं है, लेकिन आप हर सुबह या शाम अपने टाइम बांधिए कि हम ध्यान करेंगे। ध्यान मतलब समझ रहे ना, बैठ करके अपना ध्यान में लगाए रखेंगे, खुद को आंख मूंद करके देखेंगे कि हम एग्जाम में बहुत अच्छा इतना मार्क ला रहे हैं, एक लक्ष्य बनाए हैं। तो आप खुश हो रहे हैं, उसको ये झूठी का खुश हो रहे हैं, क्या पता आपका झूठ का खुश एक दिन सच में बदल जाए। एक दिन ये जो आपकी कल्पनाएं हो रही है, क्या पता ये वास्तविकता में बदल जाए। अरे जिस चीज़ को आज आप कोयला समझ रहे हैं, वक्त में इतनी ताकत होती है ना कि उसे हीरा में भी बदल देता है। तो वक्त दिखता नहीं है, वक्त बहुत कुछ दिखा देता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप कल्पना भी कर सकते हैं अपने आप में, खुद में विश्वास दिलाएं कि हम इतना कर रहे हैं, ये मेरा रिजल्ट है, मैं इसको पा रहा हूँ। ऐसे एक सपना, एक ख्वाब देखिए और मेहनत भी करिए भाई। ऐसा नहीं है कि आप ख्वाब ऐसे देखने लगे बिना मेहनत का। वो आलसी वाला व्यक्ति बैर के पेड़ के नीचे सो गया, सामने से एक बैर आया तो रास्ते चलते व्यक्ति से कहा कि भैया मेरे मुंह में बैर को डाल दो ना। तो उसने कहा कि जो तुम्हारे मुंह में डालेंगे वो हम अपने नहीं खा जाएंगे। तो आया हुआ हक भी दूसरा छीन के लेके चला गया। ये ऐसा आलसी नहीं होना है, कल्पनाएं के साथ साथ मेहनत भी जरूरी है। इना कि आपने सुन लिया कि कल्पना कर देने पर भगवान जी आ जाएंगे। महान भगवान के भरोसे न बैठे, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो, कहीं उधर से वो देख रहा हो कि भैया तुम मेहनत करो, कुछ चढ़ाओ मेरे को लाके मंदिर में, तनी हम खुश हो के, तो तुम बीमार हो, हम ही से मांग रहे हो, फेंक देंगे 2-4 बोरा, दब जाएगा इसी में। तो ऐसा लालच मत करिए, आप खुद पे विश्वास रखिए।
तो इस तरीक़ा से हम लोग आज के इस क्लास का ये तमाम टॉपिकों पर चर्चा किए। हमारे अंदर जो भी विचार था, जो भी अनुभव था, उसको हमने शेयर किया। हमें उम्मीद है कि अगर आपको इस क्लास से थोड़ा भी लाभ मिले तो हम इसके लिए अपने आप को धन्य समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आने वाले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।